नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। रात के 9 बज गए। आपका पसंदीदा कार्यक्रम जनमत की शुरुआत करते हैं। उड़ीसा के बालासोर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जिसने पूरे राज्य को झकझोर दिया। बालासोर के प्रतिष्ठित FM कॉलेज के बाहर एक इंटीग्रेटेड B.Ed द्वितीय वर्ष की छात्रा ने उत्पीड़न के आरोपों से तंग आकर कॉलेज गेट के बाहर खुद को आग के हवाले कर लिया। ये घटना केवल एक आत्महत्या की कोशिश नहीं बल्कि उन सड़ी गली व्यवस्थाओं पर करारा तमाचा है जहां पीड़िता की आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। ये चौंकाने वाला मामला कॉलेज परिसर के ठीक बाहर हुआ। उस समय हुआ जब छात्रा ने मिट्टी का तेल डालकर अपने शरीर को आग लगा ली। वहां मौजूद छात्रों और आम लोगों में भगदड़ मच गई। उसे बचाने के लिए एक दूसरी छात्रा आगे बढ़ी लेकिन वो भी गंभीर रूप से झुलस गई। स्थानीय लोग, कॉलेज के कुछ कर्मियों ने तुरंत दोनों को बालासोर जिला अस्पताल पहुंचाया जहां से गंभीर हालत में उन्हें एम्स भुवनेश्वर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि छात्रा लंबे समय से विभाग अध्यक्ष HOD द्वारा यौन उत्पीड़न और मानसिक शोषण का शिकार हो रही थी। उसने कॉलेज प्रशासन से शिकायत भी की थी परंतु ना तो कोई कार्रवाई की गई और ना ही उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। पीड़िता के भाई का आरोप है कि मेरी बहन के साथ विभाग अध्यक्ष रैगिंग करवाता था, बार बार धमकी देता था और यौन शोषण करता था। प्रिंसिपल को कई बार बताया गया लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। आज अगर मेरी बहन जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है तो इसके लिए कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार है। तो मेरे को ट्रुथ पता नहीं लेकिन सुनने को मिल रहा है। फिर उसके साथ मेरे बहन के साथ बात हुआ था। ये तो रैगिंग हुई तो सही, तो हकीकत है और ट्रुथ की तो रियलिटी है और क्या इसमें। फिर मेरे को बताया जैसे मेरे को मेरे अगेंस्ट में सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ फुल एंड फेयर नहीं हो रहा है। तो फिर मैं बोला तू जा उधर जाके मैं SB से बात करता हूँ, तू जा प्रिंसिपल के पास को रिटन स्टेटमेंट लेके आ, कुछ भी स्टेटमेंट दे, उसका फॉर्मेट दे या तेरा फॉर्मेट दे, कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट लेके आ। तो यही थी। और condition, patient is still in critical condition and patient is in ICU and patient is on ventilator. So we have been trying our best to provide all kind of support, the best support that is possible, and we are trying, and let us wait another 24 to 48 hours to see. प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार छात्रा ने कुछ समय पहले ही एक संकाय सदस्य के खिलाफ अनुचित व्यवहार की लिखित शिकायत भी दर्ज की थी। इसके बावजूद प्रशासन की चुप्पी इस पूरे मामले को और गंभीर बना देती है। सूत्र बताते हैं कि कॉलेज में पहले भी कई छात्र छात्राएं अनुशासनहीनता और असंवेदनशील व्यवहार की शिकायतें करते रहे हैं, लेकिन बदनामी के डर से कॉलेज प्रबंधन ने अक्सर मामलों को दबा दिया। एम्स भुवनेश्वर में डॉक्टर्स की एक स्पेशल मेडिकल टीम छात्रा का इलाज कर रही है। उसकी हालत अत्यंत नाजुक बताई जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन मांझी स्वयं एम्स पहुंचे और पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जरूरत पड़ने पर छात्रा को दिल्ली एम्स भी ट्रांसफर किया जा सकता है। घटना के बाद राज्य भर में आक्रोश फैल चुका है। मुख्यमंत्री के दौरे के कुछ ही समय के बाद बीजू जनता दल BJD के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्यपाल से पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने इसे छात्राओं की गरिमा और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मसला बताया। नवीन पटनायक ने लिखा कि एक शैक्षणिक संस्थान में इस प्रकार की घटना निंदनीय है। मैं माननीय राज्यपाल जी से निवेदन करता हूं कि वो इस घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें और दोषियों को कठोर सजा दिलवाने का मार्ग प्रशस्त करें। जब पत्रकारों ने कॉलेज प्रशासन से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने ये कहकर टिप्पणी से इनकार कर दिया कि जांच पूरी होने तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पर सवाल ये कि अब एक छात्रा पहले भी उत्पीड़न की शिकायत कर चुकी है तो कॉलेज प्रशासन ने क्यों कदम नहीं उठाए, क्यों विभाग अध्यक्षों को खुलेआम छूट दी गई। FM कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ, एक छात्री के ऊपर जो घटना घटी थी इसी को आधार करते हुए वो आत्माहुति दिए थे। भुवनेश्वर एम्स में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। परिस्थिति बहुत क्रिटिकल है और एक मेडिकल टीम बनाते हुए सारी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दिल्ली का एम्स में जो ट्रीटमेंट हो रहा है इसी आधार पर ही वहाँ भी ट्रीटमेंट हो रहा है। आज भी मैंने बोले कि
दिल्ली का जो एम्स का जो डॉक्टर सीनियर है उनके साथ एक वर्चुअल मोड में मीटिंग करते हुए और क्या ज़्यादा ट्रीटमेंट किया जा सकता है उसी आधार पर करने के लिए मैंने वहाँ का टीम के साथ बातचीत कर लिया। जब कोई इम्प्रूव थोड़ा सा भी करेगा तो हम उसको एयरलिफ्ट भी करा सकते हैं दिल्ली एम्स के लिए। और निश्चित रूप से हम सरकार और उनका फैमिली के साथ बातचीत भी किए, मेडिकल के साथ बातचीत भी किए। अगले दिन में वो जो घटना घटी है उसी आधार पर तो अभी इंक्वायरी टीम इंक्वायरी शुरू कर दिए। वहाँ इंक्वायरी का रिपोर्ट जो आएगा निश्चित रूप से सरकार गंभीर रूप से उसको ले रहे हैं। अगले दिन में भी हम अगले ऐसे कोई घटना कोई कॉलेज में भी नहीं घटे, इसी आधार पर हमने एक सरकार के स्तर पर हम निश्चित भाव में निष्पत्ति हम लेंगे। और इसी आधार पर हमने आज पूरा मेडिकल टीम को बोले कि आप जैसे भी ट्रीटमेंट को सीरियस कराइए और एक बुलेटिन भी आप निकालिए। एक दिन में बिफोर नून में आफ्टर नून में 2 बुलेटिन निकालिए। क्या क्या आप स्टेप ले रहे हैं। बहुत संवेदनशील इशू है और वो लड़की का हमारे उसका ट्रीटमेंट कैसे ठीक हो इसके लिए एम्स के तरफ से एक हाई लेवल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का टीम बनाया गया है। और अभी मैंने एम्स के डायरेक्टर और हेल्थ डिपार्टमेंट के भी जो डायरेक्टर्स हैं, सुपरिटेंडेंट और टीम के जो सदस्य हैं उनसे भी बात हुआ कि उससे अच्छा ट्रीटमेंट मिले। और जो लड़की का परिवार लोगों से, उनका पिताजी से, उनका भैया से भी हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे यहाँ के जो लोकल विधायक हैं बाबू सिंह, उनके साथ बात हुआ। तो अभी कुछ कहने के बाद ऑनरेबल सीएम भी यहाँ पहुँच रहे हैं वो बात करने के लिए और स्थिति का जायजा लेने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। सावन के इस पावन महीने में जब शिव भक्त अपने शिव भक्ति में डूबे होते हैं, जब हर गली में, हर सड़क पर हर हर महादेव की जयकारों की गूंज होती है, ठीक उसी समय एक सुनियोजित साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। भोले के भक्तों को रोकने के लिए, डराने के लिए, उन्हें घायल करने के लिए फूलों की जगह कांच बिछाए जा रहे हैं। दिल्ली के शाहदरा से जो तस्वीरें आई वो सिर्फ चौंकाती नहीं बल्कि देश के हिंदू समाज को सीधा निशाना बनाए जाने की साजिश का पर्दाफाश भी करती है। कांवड़ यात्रा के आरक्षित रूट पर जानबूझकर कांच के टुकड़ों को बिछा दिया गया और ये सब कुछ बिल्कुल सुनियोजित तरीके से बॉर्डर से लेकर पूरे 1 किलोमीटर तक फैलाए गए। सोचिए, क्या ये संयोग हो सकता है? क्या कांवड़ियों को रोकने के लिए ये साजिश किसी गैंग की देन है या फिर कोई कट्टरपंथी सोच इसके पीछे है जो भोले के भक्तों को निशाना बना रही है? शाहदरा के विधायक संजय गोयल ने जब मौके पर पहुंचकर हालात देखे तो दंग रह गए। एमसीडी और पुलिस को तत्काल बुलाया गया, साफ सफाई का काम शुरू हुआ। लेकिन सवाल यही है कि कौन है वो लोग? और अब बात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की भी होगी, जहां सावन में शिव भजन बजाना भी गुनाह बन गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि अब शिव भजन सुना तो इन जिहादियों का खून खौल उठेगा। दरअसल मुरादाबाद में हिंदू युवक अंकित ने अपने ई रिक्शे पर भजन बजा रखा था, भोले बाबा का नाम जिसमें गूंज रहा था। और तभी मुस्लिम मोहल्ले से लेकर कुछ कट्टरपंथी निकले और उस पर हमला कर दिया। पीटने वाले जिहादियों का नाम मोहम्मद उस्मान, नूर रहमान और उसके साथ 20 और हमलावर इसमें मौजूद थे। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या ये केवल मारपीट है या फिर सनातन संस्कृति को दबाने की कोशिश है? क्योंकि ये जिहादी भोलेनाथ के भक्तों को बार बार निशाना बना रहे हैं। इन जिहादियों को इतनी छूट किसने दी है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सावन के इस पावन महीने में शिव भक्ति को कुचलने की कोशिश क्यों आखिर ये कर रहे हैं? क्या कांवड़ियों को घायल कर, उनका रास्ता रोककर और भजन बंद करवाकर हिंदू अस्मिता को चैलेंज किया जा रहा है? और अगर हाँ, तो देश का बहुसंख्यक समाज आखिर कब तक चुप रहेगा? और इन जिहादियों को अपना वोट बैंक बनाने वाली पार्टियों की जुबान पर, इन मुद्दों पर क्यों जुबान इनकी सिल जाती है? क्या तुष्टीकरण के नेताओं के इस पर कोई बयान नहीं आएंगे? सर ये गाड़ी मेरी, अच्छा इसमें भजन चलाया था भोले का जी। भजन चलाने के बाद वहाँ पर कम से कम 8 से 15 लड़के थे खड़े हुए। तो वो कह रहे चल चल भजन बंद कर। सर सब मतलब नई उम्र के ये मेरे तरीयों। उसके बाद में उनके कहने में मैंने भजन बंद कर दिया। उन्होंने कहा जैसे मैंने पहले भजन बंद करा अपना। बंद करने के बाद में
मैं अपनी गाड़ी गोदाम पे लगाया है चार्जिंग पे। आया मैं लौट के फिर पल्ली तरफ से, तो मैंने उनसे कहा था मैं तो मुझे जानते ना, मैं यहाँ पे रहता हूँ जाटों में। फिर दूसरा बोला जाट में मत बोल, ये बोल चावलों में रहता हूँ। तो मैंने कहा तमीज से बोले, तो तुझे ना बोले तू मुझे मत बोल। उसके बाद में फिर मैं कि चल ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी। तो एक दिन ने मुझे धक्का मारा, धक्का मारने के बाद मैं धक्के को मार रहा है भाई, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करा। फिर दूसरा आया कह रहा इधर लेके चल, इधर मारेंगे। जैसे उन्होंने ये कहा इधर लेके इधर मारेंगे, जैसे मैं भागा बीच में 2-3 लड़के खड़े, उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरी कमर पे ले और यहाँ पे को मेरा घुसा। फिर मैं भागा बड़ी तेज, चप्पल भी मेरी दोनों उतर गए थे। उसके बाद में भागते भागते प्रधान जी हैं उनके घर में मुझे ले रहे, गलवान पकड़ हुए थे मेरे। और वहाँ पे कैमरे भी लग रहे हैं, उस कैमरे में देख सकते हो पूरी न्यूज। तो उसके बाद मुझे मार पिटाई कर दी, बहुत बढ़िया कर गए। जब मेरे गले वाले पे निशान भी हैं, मोमदन सब मोमदन ही थे, सब भजन चल रहा था मेरा। मैं रोक दिया फिर उनके कहने पे। देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की सरकार इस मामले में बहुत चौकन्ने होने के बावजूद भी, दिल्ली पुलिस ने सारी व्यवस्थाएं की हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की घटना ये बेहद चिंतनीय, निंदनीय और पुलिस प्रशासन शासन की नींद खराब करने वाला विषय है। लेकिन मैं साधुवाद देता हूं कम से कम दिल्ली सरकार को कि भी उन्होंने समय रहते उस पर न सिर्फ कार्रवाई की बल्कि उस मामले को हाईलाइट भी किया। और दिल्ली सर्फेस तैयार किया जाता है, जहाँ वो चलते हैं वहाँ पर कांच के कुछ टुकड़े मिले हैं। पुलिस में इसकी शिकायत की गई है और पुलिस ने FIR दर्ज करके इस पर अपनी जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि जब दिल्ली की सरकार बेहतरीन ढंग से कांवड़ियों की सेवा के प्रबंध कर रही है, केंद्र की सरकार सबका साथ सबका विकास के रूप में काम कर रही है, तो फिर एक खास तरह के लोग जो खास तरह के धर्म के लोगों की राजनीति करते हैं, वो नहीं चाहते कि दिल्ली का। और चलिए अब हम बात करेंगे एक ऐसी खौफनाक साजिश की जो ना सिर्फ हमारी आस्था श्रद्धा पर हमला है बल्कि हमारी संस्कृति और पूरे हिंदू समाज के खिलाफ खुले युद्ध का ऐलान भी है। गाजियाबाद में सलमान की एक दुकान से इंसानी पेशाब बरामद हुआ। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, इंसानी पेशाब। जहां लाखों कावड़िए शिव भक्ति में लीन हैं, जब भोलेनाथ की आराधना हर गली मोहल्लों में गूंज रही है, तब एक साजिश रची जा रही है ताकि हिंदू समाज को अपवित्र किया जा सके उन आस्थावान कावड़ियों को। दिल्ली जूस कॉर्नर नाम की इस दुकान से बोतलों में इंसानी यूरिन मिलने की पुष्टि हुई। दुकान का मालिक सलमान है और दुकान कावड़ियों के रास्ते में जानबूझकर चलाई जा रही थी। क्या सिर्फ ये मिलावट, हालांकि मिलावट भी इसको नहीं कहेंगे, ये तो खुली तौर पे साजिश नज़र आती है। और क्या इन पर कार्रवाई होगी? आपको ये भी बता दें कि इस तरह से ये सवाल उठ रहे हैं कि इस दुकान के खिलाफ पहले भी शिकायतें हुई थी, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? कौन है ऐसे जिहादियों को संरक्षण जो दे रहे हैं और अब सिर्फ FIR दर्ज पर चुप क्या हम बैठ जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड और प्रवर्तन निदेशालय की तेज और निर्णायक जांच ने छांगुर पीर की असलियत को परत दर परत बेनकाब कर दिया। शुरुआत धर्मांतरण रैकेट से हुई, लेकिन अब इसका सफर ISI समर्थित जासूसी और राष्ट्र विरोधी साजिश तक पहुंच गया है। ATS की पूछताछ में ये सामने आया कि छांगुर पीर ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में ISI एजेंट से गुप्त बैठकों की कोशिश की थी। वहां से उसने नेपाल सीमा से सटे राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में महिलाओं को निशाना बनाया, जिससे परिवार आर्थिक रूप से कमजोर थे। इन महिलाओं को ब्रेन वॉश कर प्रोजेक्ट के तहत धर्मांतरित किया गया, निकाह करवाया गया और दीदार कराना, और ब्रेन वॉश को कहते हैं काजल करना। हिंदू परिवार की बेटियों को धर्मांतरित कर ISI के एजेंटों को निकाह कराना ये कोई छोटी साजिश नहीं थी। रैकेट में सामूहिक रूप से शामिल मुस्लिम युवकों को लव जिहाद के सिलसिले में प्रशिक्षित किया गया। पिछले 3 वर्षों में नियत से 1000 से ज़्यादा मुस्लिम युवकों को नगद भुगतान किए गए। जांच से खुलासा हुआ कि 68 करोड़ 18 बैंक खातों में जमा कराए गए, जिसमें विदेश से बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई। सिज़र तैयबा की किताब भी छपवाई गई ताकि हिंदू महिलाओं को धोखा देने में मदद हो सके। इसके प्रमुख सहयोगी नसरीन के खाते में 14 करोड़ जमा मिले। पति नवीन बोहरा के खाते में 18 करोड़ की एंट्री मिली।
और इस पूरे गिरोह ने 40 से ज़्यादा विदेशी खाते खोल रखे थे। ये रैकेट सिर्फ एक आर्थिक दस्तक नहीं बल्कि इसका मकसद भारत की संस्कृति और सामाजिक धड़कन को तहस नहस करना था। एटीएस ने बलरामपुर, श्रावस्ती और हरियाणा फरीदाबाद तक छापे मारकर ठोस अरबों रुपए की संपत्ति, हवाई टिकट और कोडवर्ड नेटवर्क का खुलासा किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 51 करोड़ की रकम के केस जो हैं वो भी दर्ज किए हैं। बिहार की वोटर लिस्ट में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने न सिर्फ प्रशासन को झकझोर कर रख दिया। दरअसल बिहार के सीमावर्ती जिलों में चल रही एसआईआर यानी गहन मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान ऐसे सैकड़ों नाम सामने आए जो भारत के नागरिक नहीं हैं और ना ही इनके पास कोई वैध दस्तावेज है, लेकिन फिर भी वो वोटर लिस्ट में दर्ज थे। बीएलओ ने घर घर जाकर जो जांच की उसमें बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से आए फर्जी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज पाए गए। चुनाव आयोग अब इन नामों को अंतिम सूची से हटाने की तैयारी कर रहा है। अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कैसे संभव हुआ, कौन है जो इन बांग्लादेशी, नेपालियों और रोहिंग्या घुसपैठियों को मतदाता बना रहा था। आइए इससे जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस दौरान एसआईआर कर रहे बीएलओ ने एक बड़ा खुलासा किया, जिससे बिहार और चुनाव आयोग में हड़कंप मच गया। कहा जा रहा है कि जिसका डर महागठबंधन को था वही सामने आ गया। दरअसल बिहार के सीमावर्ती जिलों में बीएलओ ने बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमार के घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेजों की पहचान की। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार जाँच के बाद इन अवैध नामों को अंतिम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। ये खबर ऐसे समय पर आई जब बिहार में मतदाता सूची को पारदर्शी और शुद्ध बनाने का कार्य जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोगों के नाम 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। हालांकि ये फैसला 1 अगस्त 2025 के बाद विस्तृत जांच के आधार पर ही लिया जाएगा। फिलहाल आयोग ने ऐसे अवैध मतदाताओं की संख्या सार्वजनिक नहीं की है। ये जानकारी तब सामने आई जब बीएलओ घर घर जाकर नामांकन फॉर्म वितरित कर रहे हैं और एकत्रित कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो विदेशी नागरिक हैं उन्हें आगामी वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। आपको याद होगा कि एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग को लेकर विपक्ष के 9 दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये याचिका खारिज कर दी थी और एसआईआर प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी। ये जो 9 विपक्षी दल अदालत गए थे वो गरीब या दलितों का नहीं बल्कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी और नेपाली घुसपैठियों का वोट बचाने पहुंचे थे। लेकिन अब उनकी साजिश नाकाम हो चुकी है। जितने भी विदेशी घुसपैठिए हैं वो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट से बाहर होंगे। उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता, चाहे कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो या मनोज झा हो। बिहार के सीमावर्ती जिलों में विदेशी घुसपैठियों की मौजूदगी किसी से छिपी नहीं है। इन लोगों के पास फर्जी वोटर आईडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड भी हैं। ये भी जगजाहिर है कि इसलिए चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया में इन तीनों दस्तावेजों को प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं किया। इससे बौखलाए महागठबंधन के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और मांग करने लगे इन 11 दस्तावेजों में आधार, राशन और वोटर आईडी कार्ड को शामिल करने की। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। फिलहाल चुनाव आयोग द्वारा बिहार में शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और अवैध घुसपैठिए अब उजागर हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। 15 जुलाई 2025 दुनिया की निगाहें कैलिफोर्निया के तट पर टिकी होंगी, जहां भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से लौटने वाले हैं। शुभांशु अमेरिका के प्राइवेट अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 के तहत 26 जून को 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पहुंचे थे। इस मिशन में भारत के लिए एक गौरवपूर्ण तो ये क्षण रहा ही, क्योंकि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय वायुसैनिक के अधिकारी बने जिन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट मिशन के तहत अंतरिक्ष में कदम रखा। एक्सियोम 4 मिशन का उद्देश्य स्पेस टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाना, वैज्ञानिक प्रयोग करना और विभिन्न देशों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में क्षेत्र में साझा काम को बढ़ावा देना है।
शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कुल 18 दिन बिताए। इस दौरान उन्होंने सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण पर आधारित कई प्रयोगों में हिस्सा लिया और पृथ्वी की जलवायु पर अंतरिक्ष के प्रभाव को लेकर आंकड़े जुटाए। मिशन के तहत उन्होंने भारत के कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थानों जैसे इसरो और DRDO के लिए अंतरिक्ष में कुछ तकनीकी डिवाइसेस की टेस्टिंग भी की है। शुभांशु ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान भारतीय तिरंगे के साथ फोटो भी साझा की, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। करोड़ों भारतीयों को गर्व का एहसास हुआ जब 15 जुलाई को वे धरती पर वापस आ रहे हैं। तो ये न केवल मिशन की सफलता का प्रतीक है, बल्कि भारत की अंतरिक्ष कूटनीति और वैज्ञानिक क्षमता की भी विजय है। शुभांशु और उनकी टीम को स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल के जरिए ISS से पृथ्वी पर लाया जाएगा। कैलिफोर्निया के तट पर सटीक तरीके से उनकी लैंडिंग जो है कराई जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से शुभांशु जल्द ही धरती पर लौटने वाले हैं। अब बात होगी पाकिस्तान की। जिस पाकिस्तान ने दशकों से आतंकवाद को अपनी रणनीति का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, अब वही पाकिस्तान शांतिपूर्ण परमाणु नीति की रट लगाने लगा है। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे भारत का वो साहसिक और निर्णायक जवाब रहा जिसने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इसे ऐतिहासिक याद भी दिलाई है। 6 मई की रात जब भारतीय सेना ने POK और पाकिस्तान की सरहद पर मौजूद आतंकी अड्डों को कहर बनकर टूटने का फैसला कर लिया था, तब इस्लामाबाद के सत्ता के गलियारों में सन्नाटा छा गया था। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश की आक्रोशित जनता और सुरक्षा प्रतिष्ठान ने निर्णायक कार्रवाई की मांग की थी और सरकार ने पूरे आत्मविश्वास के साथ वो कर दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सीमा में मौजूद कई लॉन्च पैड्स, हथियार डिपो, कम्युनिकेशन हब्स को तबाह कर दिया। सटीक इंटेलिजेंस और गुप्त तैयारियों के साथ अंजाम दिए गए इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के आतंकवादी इकोसिस्टम की नींव हिला दी। और अब जब भारत की ओर से कार्रवाई इतनी तेज और निर्णायक असरदार रही, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नया राग अलापना पड़ा। हमारा परमाणु कार्यक्रम सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है। अब सवाल यह है कि आतंक के पीछे छिपकर युद्ध की नीति चल रही थी, तब यही शरीफ और फौज के जनरल पाकिस्तान के एटमी ताकत होने की धमकी देते नहीं थकते थे। तो ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, वो भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और सटीक नीति का भी नतीजा नजर आता है। छह 680 किलोमीटर पार करने वो वाला भी भारत बना और सियाचिन से शुरू होकर शौर्य से सम्मान की ये गाथा भी भारत ने लिखी है। सेना का संदेश साफ रहा कि हमने स्पष्ट अपना संदेश रुख कड़ा किया और उसके बाद पाकिस्तान किस तरह से घुटनों पर है वो भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। छब्बीस जुलाई को कारगिल विजय दिवस है। इससे पहले भारतीय सेना ने एक ऐसा साहसिक अभियान पूरा किया जिसने देशवासियों को एक बार फिर याद दिलाया कि हमेशा तत्पर रहना ही भारतीय सेना की पहचान है। 12 जुलाई 2025 को फॉरएवर ने इन ऑपरेशन डिवीजन माउंटेन टेरेन साइकिल अभियान का समापन ट्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल में सफलतापूर्वक हुआ। यह आयोजन सिर्फ एक समापन नहीं बल्कि कारगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने का भी था। ये 680 किलोमीटर का लंबा और अत्यंत दुर्गम अभियान 25 जून को सियाचिन बेस कैंप से शुरू हुआ और इसमें भारतीय सेना के 20 जाबाज सैनिकों, जिसमें खांदुर्गा ला और फोतुला और हमवटिल ला जैसे कठिनतम दर्रों को पार कर अपनी असाधारण शारीरिक क्षमता और मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। इस यात्रा के दौरान सेना ने 11 स्कूलों और लद्दाख विश्वविद्यालय के 1100 से अधिक छात्रों से मुलाकात कर उन्हें छात्रों को कारगिल युद्ध की गाथा, देश सेवा और सेना के जीवन मूल्यों से अवगत कराया। इसके अलावा लेह और सिल्मो में एनसीसी कैडेट्स से संवाद कर युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया। स्थानीय लोगों ने पूरे रास्ते में सेना का उत्साह से स्वागत भी किया और ये दिखाता है कि लद्दाख के नागरिकों और भारतीय सेना के बीच गहरा भावनात्मक जो है रिश्ता भी दिखा। ये अभियान न केवल एक खेल या साहसिक यात्रा थी बल्कि कारगिल विजय दिवस से पहले सेना की वीरता, प्रतिबद्धता और प्रेरणा का भी एक संदेश था।
और इसी के साथ जनमत में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ठीक इसी वक्त। तब तक खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।